अपना रेडियो 96.9 FM। दोस्तों नमस्कार, आप सुन रहे हैं अपना रेडियो 96.9 FM और मैं हूं आपका अपना रेडियो साथी उदय शर्मा। आप सभी के लिए हम लाए हैं विशेष कार्यक्रम। दोस्तों, आज का दिन है 16 अक्टूबर, जो हर साल विश्व खाद्य दिवस के रूप में मनाता है। यह दिवस हर इंसान को भोजन की अहमियत और भुखमरी के खिलाफ लड़ाई लड़ने की याद दिलाता है। यह दिवस हमें महसूस कराता है कि सबको भोजन और सबको अच्छा जीवन मिले। तो दोस्तों, आज के इस विशेष दिवस पर हम आपके लिए लाए हैं विशेष कार्यक्रम सबको भोजन सबको जीवन। दोस्तों, विश्व खाद्य दिवस का इतिहास जानना बहुत महत्वपूर्ण है। इसकी शुरुआत साल 1981 में हुई थी, जब संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन FAO ने इसे हर साल मनाने का निर्णय लिया था। इसका उद्देश्य वैश्विक स्तर पर खाद्य सुरक्षा और पोषण को बढ़ावा देना है। इस साल यानी 2025 की बात करें तो इस साल विश्व खाद्य दिवस की थीम है बेहतर भोजन और बेहतर भविष्य के लिए हाथ मिलाना। जी हाँ दोस्तों, हम सब अगर मिलकर एक दूसरे का साथ देंगे, एक दूसरे का सहयोग करेंगे, तो सबको बेहतर भोजन भी मिल पाएगा और बेहतर भविष्य का निर्माण हो सकेगा। वर्तमान समय में इस दिशा में वैश्विक स्तर पे कई सारे प्रयास जारी हैं। हमारे देश भारत में भी लोगों को बेहतर जीवन देने को लेकर सरकारें प्रयासरत हैं। लेकिन दोस्तों, अभी भी कुछ जगहों पर खाद्य असुरक्षा की गंभीरता बहुत ज्यादा है। अनुमान है कि 67.3 करोड़ लोग अभी भी भूख से जूझ रहे हैं पूरे विश्व में। दूसरी तरफ मोटापे का बढ़ता स्तर और व्यापक खाद्य अपव्यय एक असंतुलित व्यवस्था की ओर भी इशारा करते हैं, जहां प्रचुरता और अभाव है अक्सर साथ साथ मौजूद रहते हैं। कृषि खाद्य प्रणालियां भी ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन का एक प्रमुख स्रोत है। फिर भी खाद्य उत्पादन, कटाई और साझाकरण के तरीके के माध्यम से वे इन उत्सर्जनों को कम करने की वास्तविक क्षमता प्रदान करती है। बढ़ती वैश्विक जनसंख्या की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सीमाओं, क्षेत्रों और पीढ़ियों के पार टीम वर्क की आवश्यकता होती है। दोस्तों, हम जिस तरह से भोजन का उत्पादन और उपभोग करते हैं वह हमारे पर्यावरण से गहराई से जुड़ा हुआ है। हालांकि भोजन निश्चित रूप से सतत विकास लक्ष्य SDG 2 शून्य भुखमरी के केंद्र में है। यह सभी सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने का एक महत्वपूर्ण घटक भी है। जैव विविधता हानि, जलवायु परिवर्तन और प्रदूषण जैसे संकट जिसका आज हम सभी सामना कर रहे हैं, इन सब से निपटने के लिए हमारी खाद्य प्रणालियों में परिवर्तन आवश्यक है। दोस्तों, आपको बता दें, संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा आयोजित साझेदारों के एक स्वतंत्र नेटवर्क के रूप में साल 2021 में शुरू किया गया था। विश्व खाद्य मंच बेहतर खाद्य भविष्य के लिए कृषि खाद्य प्रणालियों को सक्रिय रूप से आकार देने और सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति में तेजी लाने हेतु एक प्रमुख वैश्विक मंच के रूप में कार्य करता है। युवा कार्रवाई, विज्ञान एवं नवाचार और निवेश के माध्यम से WFO स्थानीय, क्षेत्रीय और वैश्विक स्तर पर कृषि खाद्य प्रभाव के लिए कार्रवाई के नए रास्ते और बहुक्षेत्रीय साझेदारियां बनाता है, ताकि सभी के लिए एक अधिक टिकाऊ, लचीला, समावेशी और भूख मुक्त भविष्य प्राप्त किया जा सके। WFO का वार्षिक प्रमुख कार्यक्रम 10 से लेकर 17 अक्टूबर तक संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन FAO के इटली के रोम स्थित मुख्यालय में किया जाएगा और इस कार्यक्रम का ऑनलाइन प्रसारण भी किया जाएगा। यह विश्व के विशेषज्ञों, उत्साही परिवर्तनकर्ताओं और सभी उम्र के दूरदर्शी नेताओं को एक साथ लाएगा और इसमें आज विषय है बेहतर खाद्य पदार्थों और बेहतर भविष्य के लिए हाथ मिलाना। FAO की 80वीं वर्षगांठ के लिए एक श्रद्धांजलि भी है। इस कथा के केंद्र में 4 बेहतर हैं: बेहतर उत्पादन, बेहतर पोषण, बेहतर पर्यावरण और बेहतर जीवन। यह स्तंभ उस नक्षत्र का निर्माण करते हैं जो विश्व खाद्य सप्ताह के दौरान की गई प्रत्येक पहल, प्रत्येक बातचीत, प्रत्येक प्रतिबद्धता का मार्गदर्शन करता है। एक प्रमुख आकर्षण 16 अक्टूबर 2025 को FAO खाद्य एवं कृषि संग्रहालय एवं नेटवर्क का उद्घाटन भी आज कर रहा है। श्रोताओं, यह जानना बहुत जरूरी है कि जैसे जैसे दुनिया की आबादी बढ़ती जा रही है, कृषि उत्पादन को स्थायी रूप से बढ़ाने
वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में सुधार करने, खाद्य हानि और बर्बादी को कम करने और यह सुनिश्चित करने के लिए कि भूख और कुपोषण से पीड़ित सभी लोगों को पौष्टिक भोजन मिले, बहुत अधिक प्रयास और नवाचार की तत्काल आवश्यकता होगी। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में कई लोग मानते हैं कि अगली पीढ़ी के भीतर भूख को मिटाना संभव है, बस जरूरत है हम सबको मिलकर काम करने का। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निस्संदेह हम सब अगर मिलकर काम करेंगे तो सफलता अवश्य मिलेगी। तो दोस्तों, आज के इस विशेष दिवस पर आइए हम आपको सुनवाते हैं खास बातचीत। हमने आज के इस खास कार्यक्रम सबको भोजन सबको जीवन विषय पर बातचीत की है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के कृषि विद्यापीठ के प्रोफेसर डॉक्टर दिनकर बी कामले जी से, जो कि कृषि विद्यापीठ में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं और एसोसिएशन ऑफ फूड साइंटिस्ट एंड टेक्नोलॉजिस्ट इंडिया दिल्ली चैप्टर के प्रेसिडेंट भी हैं। तो आइए सुनते हैं उनसे की गई बातचीत। डॉक्टर दिनकर काम्बले जी, आपका स्वागत है अपना रेडियो 96.9 एफएम में। धन्यवाद जी। आज हम सभी मना रहे हैं विश्व खाद्य दिवस। तो विश्व खाद्य दिवस इस दिन हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, खास कार्यक्रम अपने श्रोताओं के लिए लाए हैं, सबको भोजन सबको जीवन। तो सर, हम सबसे पहले आज के दिन यानी वर्ल्ड फूड डे 2025 की जो थीम है बेहतर भोजन और बेहतर भविष्य के लिए हाथ मिलाना, यानी कि किस तरह से इस दुनिया में पूरे विश्व में बेहतर भोजन मिले, सबको एक अच्छा भविष्य बन सके, इसके लिए हम सब कैसे मिलकर काम कर सकते हैं, इस दिशा में किस तरह से विश्व खाद्य दिवस अपने आप में एक महत्वपूर्ण दिवस हो जाता है। मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि ये विश्व खाद्य दिवस है, हर साल 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। जो 16 अक्टूबर को इसलिए मनाया जाता है कि जो हमारी वर्ल्ड फूड ऑर्गेनाइजेशन है और WHO, इन दोनों ने मिलके इसको एक शुरुआत की है और इसी के थ्रू हम लोग ये दिन मनाते हैं। लगभग 150 से अधिक देशों में सैकड़ों कार्यक्रमों पहलों के माध्यम से ये दिन मनाया जाता है और इसका मेन उद्देश्य जो है भूख के प्रति जागरूकता को बढ़ाना है और भोजन, लोगों और पृथ्वी के बेहतर भविष्य के लिए कार्य करने को प्रोत्साहित करना है। जब हम 2025 की थीम को देख रहे हैं, ये खाद्य और कृषि संगठन जो हमारा FAO है उसकी 80वीं वर्षगांठ भी चिन्हित करता है ये विश्व खाद्य दिवस। और इसकी थीम आपने जैसे बताया है, बेहतरीन भोजन और बेहतरीन भविष्य के लिए हाथ से हाथ मिलाना, इस साल की थीम है। इसका कहना है कि हम एक साथ मिलके एक दूसरे के हमारी अन्न प्रणाली में, कृषि प्रणाली में एक साझेदारी करके बढ़ा के हम परिवर्तन ला सकते हैं। जो परिवर्तन शाश्वत होगा, सस्टेनेबल होगा, उसकी तरफ हम जा सकते हैं। जी, डॉक्टर दिनकर बी काम्बले जी, वैसे तो सभी देश विकास की राह में हैं और हर देश चाहता है तरक्की करे और निस्संदेह विज्ञान और तकनीकी के सहारे इंसान ने तरक्की भी खूब की है, लेकिन आज भी चिंता की बात है कि अनुमानतः 67.3 करोड़ लोग अभी भी भूख से जूझ रहे हैं। तो ऐसे में और बहुत से लोगों को अच्छा पोषण या जिसको बोलते हैं कि न्यूट्रिशियस फूड नहीं मिल पाता है। तो ऐसे में आज का दिन कितना प्रासंगिक है कि सबको खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित हो ताकि कोई भूख से ना जूझे, कोई पेट जो है भूखा ना सोए। तो इसके लिए अपने देश की बात करें तो हमारे देश में कौन कौन से अधिनियम लागू हैं? जैसे कि आपने बहुत ही अच्छी तरह से क्वेश्चन बताया है। इसमें दो प्रकार है, एक तो है कि अन्न सुरक्षा जिसको हम फूड सेफ्टी बोलेंगे और दूसरा है कि अन्न सुरक्षा मतलब सिक्योरिटी बोलेंगे जी। तो दोनों तरीके से, जैसे सुरक्षा भी बहुत इम्पोर्टेंट है, सिक्योरिटी भी बहुत इम्पोर्टेंट है और सुरक्षा भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो दोनों के लिए अलग अलग रूल है हमारे भारत में। जैसे कि आपने जो फूड सेफ्टी के बारे में पूछा है, तो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने जो एक्ट बनाया है 2006 में एक्ट बनाया है और ये ऑपरेशनलाइजेशन हुआ है 2011 में। तो इसके अंतर्गत भारत देश में जितनी भी फूड सेफ्टी है वो कंट्रोल की जाती है। तो अब सर, हम जानना चाहेंगे कि जैसे कि शहरों में खास तौर पे देखने को मिलता है कि यहाँ पर जो फंक्शंस होते हैं, जो कार्यक्रम होते हैं, उसमें बहुत जगह देखने को मिलता है कि जो भोजन है, खाद्य पदार्थ, उसका अपव्यय होता है, बर्बादी होता है, जिसको फूड वेस्ट कहते हैं। तो उसको कम करने के लिए किस तरह से हम सब अपनी अपनी भूमिकाएं निभा सकते हैं ताकि वो जो एक्स्ट्रा फूड है या जो ज़्यादा फूड हो गया है उसको किसी भूखे पेट तक को चला जाए और वो भोजन भी, खाना भी बर्बाद ना हो? ये बहुत गंभीरता की बात है हमारे देश में या चाहे पूरी दुनिया में। जो अनाज पैदा हो रहा है, कृषि से उत्पादन हो रहा है, वो बहुत ही वेस्ट जा रहा है। इसके पीछे अलग अलग कारण भी है, रीजन भी है। जैसे कि हम बिना प्रोसेसिंग का फूड है, कोल्ड चेन का हमारे पास कमी है,
इवन दो इसके लिए हम लोग जैसे कोल्ड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर बना सकते हैं, फूड प्रोसेसिंग को बढ़ावा दे सकते हैं। जैसे कि आपने बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कही कि हमारे फंक्शंस में फूड वेस्ट जाता है, तो हम हमारे जो कंज्यूमर्स है उनको बोल सकते हैं कि जितना लगेगा उतना ही लो। जी। कम नहीं है हमारे पास, लेकिन जितना लगेगा उतना ही लो। इवन दो हम लोग बोलते हैं कि हमारे पैसे से खरीद रहे हैं, आपका क्या जा रहा है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। ये सारी हमारी मानव जात की, मानव समाज की एक मूल्यवान वस्तु है फूड। तो बाय व्हाट यू नीड, जितना चाहिए उतना ही खरीदो और उतना ही खाओ। जी। ये इसकी जागरूकता बढ़ाना बहुत जरूरी है। जी। और तो कहीं उससे हम ये अन्न के अपव्यय को कम कर सकते हैं। जी, और कहीं न कहीं आज के दिन भी यही हम सबको आगाह करता है कि जो भोजन सबको मिले और इसके लिए ज़रूरी है कि भोजन का अपव्यय न हो, उसकी बर्बादी न हो। डॉक्टर दिनकर बी काम्बले जी, हमारा देश जिसे कहा जाता है कि एक कृषि प्रधान देश है, आज भी हम लोग एग्रीकल्चर से कहीं न कहीं जुड़े हुए हैं। तो अपने ही देश की बात करें तो उसमें स्थानीय स्तर पर और जो ग्रामीण स्तर पर अगर हम जैविक तौर पे कृषि करें, जैविक कृषि करें या जैविक खाद्य पदार्थों को बढ़ावा दें, तो इससे हम लोगों को कितना बढ़ावा मिल सकता है और एक विकसित राष्ट्र बनने में कैसी भूमिका हो सकती है इसकी, जैविक खाद्य पदार्थों की? आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है। आज के विश्व खाद्य दिवस के मौके पे ये जानना बहुत जरूरी है। जैसे कि आपने पूछा कि एक तो स्थानीय फूड और एक जैविक फूड। तो जैविक फूड की बात करें तो हम ये तो स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभकारी है, जी। क्योंकि इसमें रासायनिक पेस्टिसाइड, उर्वरक, मतलब हम फर्टिलाइजर बोल सकते हैं, कोई भी कृत्रिम चीज नहीं है। और दूसरी बात है कि पोषक तत्वों की मात्रा भी अधिक है, जिससे शरीर को, हमारे बॉडी को प्राकृतिक ऊर्जा मिलती है। और जैसे कि दीर्घकालीन बीमारियां है, जैसे कि मोटापा है, मधुमेह है, कैंसर जैसे है, इनका होने का खतरा भी कम हो जाता है। ये तो हो गई स्वास्थ्य की बात। दूसरी बात होती है पर्यावरण संरक्षण की। पर्यावरण संरक्षण भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैविक खेती के कारण मिट्टी की उर्वरकता और जैव विविधता बनी रहती है, और पानी और वायु का भी प्रदूषण कम होता है, क्योंकि रासायनिक तत्वों का यहाँ पे प्रयोग नहीं हो रहा है। और जो स्थानीय खाद्य है, उस पदार्थों की वजह से भी परिवहन की दूरी कम करने से, जैसे हम यहीं का यहीं खाना खा रहे, बाहर से नहीं ला रहे, तो उसका जो ट्रांसपोर्टेशन है, परिवहन है, उसकी भी दूरी कम हो जाती है। तो कार्बन उत्सर्जन है वो भी घट जाता है। और तीसरी बात सबसे इम्पोर्टेंट है, किसानों और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाती है। स्थानिक उत्पादों की मांग बढ़ जाएगी तो हमारे किसानों को उचित मूल्य मिलेगा, जी, बिल्कुल। स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा, ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, और इससे किसान आत्मनिर्भर भी बन जाएंगे। जैसे कि हमारा एक ध्येय भी है, किसान आत्मनिर्भर और आत्मनिर्भर भारत भी बनाना है हमें। जी, बिल्कुल। तो दूसरी बात ये हो गई किसानों की बात। तीसरी बात सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि हमारे जो कंज्यूमर्स है, उपभोक्ता है, उनको ताजा और स्वादिष्ट भोजन मिलेगा। हम स्थानीय बाजार से लेंगे तो सीधा जल्दी मिलेगा ना, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। कहीं दूसरी जगह से बन के आने से अच्छा है कि यहीं का यहीं बने और यहीं का यहीं खाए, और उपभोक्ता को मौसमी और क्षेत्रीय विविधता का भी अनुभव मिलता रहेगा। जी। और सबसे इम्पोर्टेंट एंड मोस्ट थिंग है, जो आपने पहले भी क्वेश्चन पूछा था, वो सवाल पूछा था, जैसे कि खाद्य सुरक्षा। और खाद्य सुरक्षा के लिए भी ये हम जैसे हमारी अनाज को, स्थानीय खाद्य को बढ़ावा देते हैं, तो आयात पर निर्भरता घटती है, तो संकट या आपदा के समय भी खाद्य आपूर्ति स्थिर रहती है। ये सारे पॉइंट हमारे जैविक और स्थानीय फूड को प्रमोट करने की वजह से हमें एक लाभ मिलता है इस प्रकार से। जी, तो वाकई दोस्तों, स्थानीय भोजन और खाद्य पदार्थों का उपयोग हमें अधिक से अधिक करना चाहिए। इससे जो स्थानीय जो कृषक हैं और जो व्यापारी हैं उनको तो फायदा ही होगा, एक कृषि अर्थव्यवस्था भी सुधरेगी और साथ ही जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था है उसमें भी इजाफा होगा, उसमें बेहतरी आएगी। तो इसके तरफ हम सबको आगे बढ़ना ही चाहिए। लेकिन सर, ये भी एक सच्चाई है कि दुनिया में जितनी पॉपुलेशन है उस तक फूड पहुंचाने के लिए, सब हर पेट तक भोजन पहुंचाने के लिए बहुत से देशों से इंपोर्ट भी किए जाते हैं, एक्सपोर्ट भी किए जाते हैं, और इसके लिए कहते हैं कि जो कई दिनों बाद जो उपभोक्ता तक वो भोजन पहुंचता है, तो ऐसे में फूड प्रोसेसिंग और खाद्य प्रसंस्करण का एक अहम भूमिका रहती है। तो हम जानना चाहेंगे कि भारत के ग्रामीण विकास में ये खाद्य प्रसंस्करण जो है, फूड प्रोसेसिंग है, उसका क्या योगदान है? मैं बताना चाहूंगा कि जैसे मैंने बताया, ये एक ऐसी फूड प्रोसेसिंग प्रक्रिया है जो कृषि को मूल्यवर्धन कराती है, मूल्यवर्धन को बढ़ावा देती है, रोजगार के अवसर पैदा करती है, और जैसे किसानों के आय में वृद्धि करती है। ग्रामीण क्षेत्रों में हम छोटे छोटे यूनिट लगा के एक अच्छा तरीके से पैसा कमा सकते हैं। ये सारा ग्रामीण अर्थव्यवस्था को एक हाथभार लगाती है, जैसे कि कृषि प्रक्रिया है, अन्न प्रक्रिया है,
जी दोस्तों, हम डॉक्टर बी कामले सर से जानना चाहेंगे कि सर ये बताइए कि जो हर साल एक रिपोर्ट छपती है उसमें कई देश जो है भुखमरी से या जहाँ पे गरीबी बहुत ज़्यादा है उसकी भी रिपोर्ट छपती है। अपने ही देश में बहुत से ऐसे लोग हैं जो जिससे कह लीजिए कि बहुत से लोग कुपोषण के शिकार हैं। हालांकि स्थिति अब बहुत बेहतर हुई है, हम उस गरीबी और भुखमरी को पीछे छोड़ते हुए उस पर जीत हमने पाई है, लेकिन अभी भी कहीं कहीं देखने को मिल जाता है कि कुछ बच्चे हैं या कुछ लोग हैं जो कुपोषण के शिकार हैं। तो ऐसे में जो सरकारी योजनाओं का भी एक कालक्रम रहा है, काफ़ी सारी सरकारी योजनाएं चलाई गई ताकि इस स्थिति से बचा जाए। तो इन स्थिति से निपटने में हमारे देश में सरकारी योजनाओं का क्या योगदान रहा है और कितना प्रभावी रहा है आज भी? देखिए, आपने जो कुपोषण की बात की वो अलग अलग स्तर पे है, जी। अलग अलग एरियाज में है, अलग अलग एज ग्रुप में है। इसको देखते हुए हमारे भारत सरकार ने, जैसे कि मैं स्कूल चिल्ड्रन के लिए हम बोलते हैं कि मिड डे मील योजना है। जी जी जैसे कि दोपहर के टाइम में हम उनको अनाज, पौष्टिक अनाज देते हैं, जी बिल्कुल। पौष्टिक खाना प्रोवाइड करते हैं बच्चों के लिए, जिसमें हर तरह के फूड का समावेश है। फिर हम देखते हैं कि बाकी लोगों के लिए भी हम प्रधानमंत्री पोषण अभियान है। फिर हम ये भी देखते हैं कि राशन का बहुत सारे अनाज हमारा गवर्नमेंट सप्लाई करता है। इसको देखते हुए भी बहुत सारी ऐसे, ये तो हम मोटी मोटी तौर पे बोल रहे हैं, लेकिन छोटे तौर पे भी बहुत सारी कमियां हैं। जैसे कि उसकी वजह से भी हमें न्यूट्रिशन डिफिशियंसी होती है। तो उसको ध्यान में रखते हुए जैसे पोषण माह का सेलिब्रेशन है, जी बिल्कुल अभी सर। हुआ है। जी उसके बाद हम बताना चाहेंगे कि लोगों को हमारे भारत सरकार के सहयोग से हमारी भारत अन्न प्रक्रिया उद्योगों ने भी फोर्टिफिकेशन प्रोग्राम को भी अपनाया है। और फोर्टिफिकेशन के थ्रू जैसे कि विटामिन डी हो, विटामिन ए हो, मिनरल्स हो, इनका फोर्टिफिकेशन किया है फूड में। और उस फोर्टिफिकेशन के थ्रू वो फोर्टिफाइड फूड हम लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं। तो उसकी वजह से जो माइक्रो न्यूट्रिएंट डिफिशिएंसी है उनको हम टैकल कर सकते हैं। जी, तो डॉक्टर दिनकर बी कामले जी, अब हम इस कार्यक्रम को संपन्न करना चाहेंगे। आज के दिन यानी विश्व खाद्य दिवस पर और उसमें सबको भोजन सबको जीवन को लेकर आप हमारे श्रोताओं से और जो भी लोग हमें सुन रहे हैं उनको आप आज के दिन क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं तो बोलूंगा कि देखिए, मैं जिस संस्थान से बात कर रहा हूँ, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी एंड एसोसिएशन ऑफ फूड साइंटिस्ट एंड टेक्नोलॉजिस्ट, इनकी तरफ से मैं सभी को बोलूंगा कि बेहतरीन भोजन और बेहतरीन भविष्य के लिए हम सब लोगों को हाथ में हाथ मिलाना चाहिए। और ये विश्व खाद्य दिवस का संदेश भी यही याद दिलाता है कि भोजन केवल पेट भरने का साधन नहीं है, बल्कि स्वस्थ जीवन, स्वस्थ सतत विकास की नींव भी है। ये जो भोजन है, भोजन की वजह से बहुत सारा हम बोल सकते हैं कि हमारा हेल्थ भी उसी से रिलेटेड है। और ये FSTI की तरफ से मैं सभी वैज्ञानिकों को, तकनीक विशेषज्ञ को, उद्योगों को, किसानों को, उपभोक्ताओं को भी आह्वान करता हूँ कि आओ मिलकर कार्य करें ताकि हमारा कृषि खाद्य तंत्र सुरक्षित, टिकाऊ और पोषक बने। हम सबका लक्ष्य होना चाहिए कि हर व्यक्ति तक पौष्टिक भोजन पहुंचाना, खाद्य अपव्यय को रोकना, स्थानीय और जैविक खाद्य को बढ़ावा देना, युवा पीढ़ी में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता फैलाना। इस खाद्य दिवस पर हम सबको संकल्प लेना चाहिए, कोई भी भूखा न सोए और हर थाली में पोषण होना चाहिए। जी, और वाकई दोस्तों, कोई भी भूखा ना सो या हर थाली में भोजन होना चाहिए। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम सब हाथ से हाथ मिलाकर एक दूसरे का सहयोग करें। अपने समुदाय, अपने समाज में ज़रूर देखें कि कोई भी व्यक्ति भूखा ना सोए। और इसके लिए ज़रूरत है एक दूसरे का हाथ मिला करके एक विकसित देश, एक विकसित विश्व और मानवतावादी विश्व बनाने के लिए हम सब अपना योगदान दे सकते हैं। तो इसकी शुरुआत हम सभी अपने घर, अपने परिवार, अपने समाज, अपने समुदाय से कर सकते हैं। और आज के दिन हम सबको यही संकल्प लेना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति भूखा पेट न सोए और सबका जो भविष्य हो बेहतर बने। बेहतर भोजन, बेहतर भविष्य के साथ हम सभी आगे बढ़ें। तो डॉक्टर दिनकर बी कामले जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना व्यस्त समय में से हमें समय दिया, इस विशेष दिवस पर हमसे बातचीत की। तो इसके लिए सर हम आपको तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। थैंक यू जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। दोस्तों, अपने देश भारत की बात करें तो भारत में विश्व स्तर पर कुपोषित लोगों की सबसे बड़ी संख्या 194.6 मिलियन है। हालांकि यह वर्ष 2004 से 6 में 240 मिलियन से बेहतर है। 55.6% से अधिक भारतीय स्वस्थ आहार का खर्च नहीं उठा सकते, जो खराब खाद्य सामर्थ्य और पहुंच को दर्शाता है। भारत को अल्जीरिया के साथ 68वें स्थान पर रखा गया है, जो देश की खाद्य सुरक्षा के लिए लगातार चुनौतियों और खतरों को दर्शाता है। और यह आंकड़ा 2024 का है। वैसे दोस्तों, हमारे देश में
खाद्य सुरक्षा और सभी को बेहतर जीवन देने के लिए कई सुधार की गई है। लेबलिंग और विनियामक ढांचे को सुदृढ़ करने के लिए FSSAI के मसौदा विनियमों और WHO द्वारा अनुशंसित कई कार्यक्रम संचालित किए गए हैं। फ्रंट ऑफ बैक लेबलिंग FOPL उपभोक्ताओं को त्वरित एवं सूचित निर्णय लेने में मदद करती है। विशेष रूप से प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों FSSAI और HFSS खाद्य पदार्थों के लिए दिशा निर्देश को अंतिम रूप देते हैं, जिन्हें अभी तक एक स्पष्ट परिभाषा स्कूल कैंटीन और सार्वजनिक स्थानों पर लागू करने में भी सक्षम बनाती है। पोषण संबंधी आंकड़ों को सरल बनाने के लिए ट्रैफिक लाइट लेबलिंग और न्यूट्री स्कोर जैसी स्टार रेटिंग अपनाई जा सकती है। खाद्य संवर्ती सूची का विषय है, इसलिए दोस्तों केंद्र और राज्यों के बीच साझा जिम्मेदारी शामिल करके सुरक्षित, स्वस्थ और टिकाऊ खाद्य प्रणाली की दिशा में राष्ट्रव्यापी परिवर्तन किया जा सकता है। दोस्तों हमारे देश भारत में भ्रामक विज्ञापनों और स्वास्थ्य संबंधी दावों पर अंकुश लगाने के लिए कई कानून हैं। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 और खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत भ्रामक विज्ञापनों के खिलाफ स्वप्रेरणा से कार्रवाई करने हेतु FSSAI को सशक्त बनाया गया है। HFSS उत्पादों के सेलिब्रिटी समर्थन पर प्रतिबंध लगाएं, विशेष रूप से उन पर जो बच्चों को लक्षित करते हैं। दोस्तों स्वस्थ आहार और व्यवहार परिवर्तन को बढ़ावा देने के लिए स्कूलों में पोषण अभियान चलाए जाते हैं। स्कूल पाठ्यक्रमों और डिजिटल इन्फ्लुएंसर का उपयोग करके स्वस्थ भोजन तथा पारंपरिक भारतीय आहार को बढ़ावा दिया जाता है। स्कूल परिसर और आसपास के इलाकों में HFSS भोजन पर प्रतिबंध लगाने वाले स्कूल कैंटीन दिशा निर्देशों का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित करता है। स्कूलों के लिए शुगर बोर्ड, जो खाद्य पदार्थों में शर्करा की मात्रा को प्रदर्शित करता है, लगाने का CBSE का आदेश बच्चों को जागरूक करने की दिशा में एक व्यवहारिक कदम है। वैसे दोस्तों आपको बता दें कि FSSAI खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत स्थापित एक स्वायत्त वैधानिक निकाय है। यह स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय का अधीन कार्य करता है और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है तथा पूरे देश में इसके 8 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। FSSAI के कार्यों में खाद्य विनियमन बढ़ाना, खाद्य व्यवसायों को लाइसेंस प्रदान करना, खाद्य सुरक्षा सुदृढ़ीकरण करना, खाद्य सुरक्षा कानूनों को लागू करवाना, खाद्य गुणवत्ता की निगरानी करना, जोखिम आकलन करना और खाद्य सुदृढ़ीकरण और जैविक खाद्य पदार्थों को बढ़ावा देना तथा प्रशिक्षण एवं जागरूकता कार्यक्रम संचालित करना। यह विश्व खाद्य दिवस, ईट राइट इंडिया, ईट राइट फाउंडेशन, खाद्य सुरक्षा मित्र और 100 फूड स्ट्रीट जैसे अभियान भी आयोजित करता है। दोस्तों हम सबको ये भी पता होना चाहिए कि हमारे देश भारत में भोजन का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में निहित है, जो सम्मान के साथ जीवन जीने के अधिकार की गारंटी देता है। अनुच्छेद 39A और 47 के साथ पढ़ने पर यह राज्य को पर्याप्त आजीविका, पोषण और जीवन स्तर सुनिश्चित करने के लिए बाध्य करता है। यह अधिकार अनुच्छेद 32 के माध्यम से एक मौलिक संवैधानिक उपाय के रूप में लागू किया जाना चाहिए। हालांकि दोस्तों हमारे देश भारत में कुछ खाद्य सुरक्षा को लेकर चुनौतियां भी हैं। अधिकांश सुरक्षा मानक अंतर्राष्ट्रीय आंकड़ों पर आधारित होते हैं, जो भारतीय आहार पैटर्न, कृषि पद्धतियों या पर्यावरणीय परिस्थितियों के अनुकूल नहीं होते। भारतीय पारंपरिक आहारों के माध्यम से संदूषकों के संचयी संपर्क का आकलन करने के लिए समग्र कुल आहार अध्ययन का अभाव है। स्थानीय विश्व विज्ञान संबंधी अध्ययनों की कमी के कारण सटीक जोखिम आकलन बाधा आती है। अगर दोस्तों हम सब मिलकर सहयोग करें और इस दिशा में अपना अपना योगदान दें तो निस्संदेह हम सभी भोजन की बर्बादी को रोक सकते हैं, भूखमरी को कम कर सकते हैं। और इसके लिए दोस्तों किसी भी परिस्थिति में भोजन की बर्बादी से बचें, पौष्टिक भोजन का चयन करें, स्थानीय किसानों से खाद्य सामग्री अवश्य खरीदें और खाद्य दान संगठनों के साथ जुड़ें। तो दोस्तों भूख और कुपोषण मुक्त दुनिया के सपने को आकार देने में हम सभी की अपनी भूमिका है। हमें संकट के समय में स्थायी आदतों को दरकिनार नहीं करना चाहिए। हम स्वस्थ भोजन के विकल्प चुन सकते हैं और भोजन की बर्बादी को कम करने में अपनी भूमिका निभा सकते हैं। इसके अलावा सरकारें, उद्यम और संगठन अपने ज्ञान को साझा करते हुए स्थायी लचीली खाद्य प्रणालियों और आजीविकाओं का समर्थन कर सकते हैं। अगर हम चाहें तो हम सब मिलकर अपने विश्व का विकास पोषण और स्थायित्व के द्वारा कर सकते हैं। तो दोस्तों हमें उम्मीद है कि हम सब मिलकर काम करेंगे और इस दिशा में प्रयास करेंगे तो निस्संदेह सबको भोजन मिल पाएगा और सबको सुखी जीवन मिल पाएगा। तो दोस्तों इसी के साथ
अब इस खास कार्यक्रम सबको भोजन सबको जीवन को अब यही करते हैं संपन्न। मुझे यानी अपने रेडियो साथी उदय शर्मा को दीजिए अनुमति। नमस्कार, सुनते रहिए अपना रेडियो 96.9 FM। मेरी ख्वाहिशें मेरे अरमान मेरा बस यही सपना, जिंदगी में हर कोई समझे हम सफर मुझे अपना अपना बस अपना। अपना रेडियो 96.9 FM। अपना